वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हमारी इस विशेष चर्चा में हमारे साथ उत्तराखंड से सभी लोग रहेंगे। उत्तराखंड एक समय था जब उत्तर प्रदेश के साथ था, तब उत्तराखंड में जो लोग थे उनकी जो धमक थी, राजनीतिक धमक, वो पूरे हम कहेंगे भारत के अंदर होती थी। बड़े बड़े नेता उत्तराखंड से हुए और आज भी ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड की धमक नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की धमक हर जगह है। केवल अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजनीति में तो उस तरीके के चेहरे आजकल देखने को नहीं मिलते जैसे उत्तराखंड के चेहरे होते थे। उत्तराखंड में राजनीति के क्षेत्र में नेताओं का अपना प्रभाव और धमक रहा है। आजादी की लड़ाई में उत्तराखंड का अपना बड़ा योगदान रहा। जब देश आजाद हुआ तो आजादी की लड़ाई से निकले नेता देश की राजनीति में सक्रिय हुए और अपनी एक बड़ी जगह बनाई। यूपी के पर्वतीय क्षेत्र जो अब उत्तराखंड राज्य बन चुका है, इस भूमि से निकले गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने और फिर देश के गृह मंत्री भी बने। गोविंद बल्लभ पंत को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विश्वस्त नेताओं में माना जाता था। प्रसिद्ध काकोरी कांड की पैरवी गोविंद बल्लभ पंत ने ही की थी। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए पंत जी को याद किया जाता है। 25 अप्रैल 1919 को पौड़ी के बुघाड़ी गांव में जन्मे हेमवती नंदन बहुगुणा आजादी की लड़ाई में कूदे थे। उन्होंने इलाहाबाद को अपनी कर्म भूमि बनाया। आजादी के संघर्ष में उनको पकड़वाने के लिए अंग्रेज सरकार ने इनाम घोषित किया। राजनीति के मंच पर हेमवती नंदन बहुगुणा की अपनी बड़ी जगह है। उन्हें कुशल राजनेता प्रशासक माना गया। एच.एन. बहुगुणा यूपी के सीएम बने। आपातकाल के बाद जनता पार्टी के शासन में वे केंद्र में पेट्रोलियम रसायन मंत्री बने। एच.एन. बहुगुणा तेज तर्रार नेताओं में माने गए। एच.एन. बहुगुणा कांग्रेस में महासचिव भी रहे। अपने आत्मसम्मान के लिए उन्होंने पद और संसद की सीट से इस्तीफा दे दिया था। बहुगुणा का पौड़ी संसदीय उपचुनाव याद किया जाता है। उन्हें हराने के लिए 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पौड़ी में डेरा डाला था। स्वयं इंदिरा गांधी ने कई जनसभाएं की थी, फिर भी बहुगुणा को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई थी। बहुगुणा की तरह ही एन.डी. तिवारी की कर्मभूमि भी इलाहाबाद रही है। एन.डी. तिवारी मेधावी कुशल नेता थे। छात्र राजनीति से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वे 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। वे ऐसे नेता थे जो यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। एन.डी. तिवारी सोशलिस्ट पार्टी से कांग्रेस में आए थे। एन.डी. तिवारी ने केंद्र में वित्त विदेश उद्योग मंत्रालय भी संभाला। 90 की शुरुआत में एक समय ऐसा भी आया था जब वे पीएम बनते बनते रह गए। एक समय उत्तराखंड कम्युनिस्ट का गढ़ बनता दिख रहा था। गोविंद सिंह, विद्यासागर नौटियाल जैसे नेता कम्युनिस्ट पार्टी में बड़े फलक पर थे। वामपंथी राजनीति में पीसी जोशी की अपनी एक बड़ी जगह थी। 14 अप्रैल 1907 को जन्मे पीसी जोशी भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रमुख और लोकप्रिय नेता रहे। पीसी जोशी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी बनाए गए। एक दौर था जब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और पीसी जोशी ने एक पहाड़ी राज्य का सपना देखा था। राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी और भुवन चंद्र खंडूरी जैसे नेताओं ने भी अपनी जगह बनाई। केसी पंत ने भी नॉर्थ ईस्ट के कई मुद्दों को सुलझाने में अपना योगदान दिया था। उत्तराखंड की सियासत की यह धमक आज कुछ फीकी पड़ गई है। हालत यह है कि कांग्रेस ने अपनी उदयपुर के 3 दिवसीय शिविर के लिए बनाई कमेटी में किसी उत्तराखंड के नेता को शामिल नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। उत्तराखंड के लोगों की बात ही कुछ और थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड की जो राजनीतिक भागीदारी थी वो केवल उत्तराखंड की सीमाओं में सिमट कर रह गई। और इसी पर हम आज की चर्चा को खास बनाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट जी हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। हमारे साथ हीरा सिंह बिष्ट जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ दिनेश जुयाल जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ नीरज कोहली जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अरुण शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो देखिए उत्तराखंड की एक बड़ी उपलब्धि है कि हम सेना में अच्छे बड़े बड़े पदों पर है और सेना के अंदर हमारी धमक है। कहा जाता है कि उत्तराखंड का लाल सेना के अंदर इस तरह से है कि वास्तव में लगता है कि उत्तराखंड सैन्य धाम की जिसकी बात की है वो भी है। लेकिन इसके इतर अगर हम राजनीति में बात करें तो आज की तारीख में राजनीतिक भागीदारी जो है, राष्ट्रीय राजनीति की हम बात कर रहे हैं, जब से उत्तर प्रदेश से हम अलग हुए तब से हमारी राजनीतिक भागीदारी घटती जा रही है। राष्ट्रीय दलों में जिस तरीके का वर्चस्व, जिस तरीके की पहचान होनी चाहिए थी, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। कैसे आप देखते हैं इसे और इसके कारण क्या है? देखिए, उत्तराखंड बहुत छोटा राज्य है। यहाँ से 5 लोकसभा सदस्य आते हैं, 3 राज्यसभा सदस्य हैं और 70 विधानसभा सदस्य चुनकर आते हैं।
अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के ज़माने की आप बात कर रहे हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, तमाम नेता हुए हैं जो केंद्र में बहुत मजबूत स्थिति में रहे हैं और बहुत मजबूत मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। उसके बाद अगर हम भाजपा के उदय की बात करें तो भाजपा में जनरल BC खंडूड़ी केंद्र में मंत्री रहे, बच्चीदास केंद्र में मंत्री रहे, अगर आपको याद हो एक साथ अटल जी की सरकार में, और उसके बाद निशंक जी मंत्री रहे मोदी जी की सरकार में, और अब अजय भट्ट मंत्री हैं। तो जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा में कोई ना कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है केंद्र के अंदर, क्योंकि कांग्रेस 2014 के बाद केंद्र में नहीं है, और यही स्थिति 2017 के बाद उत्तराखंड की स्थिति भी है कि 2017 में केवल 70 में से 11 सीटें जीती और 2022 में 19 सीटें जीती। और दोनों चुनावों में महत्वपूर्ण स्थिति ये थी कि जिन लोगों के ऊपर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी थी, इस प्रदेश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी, वो जो मजबूत छत्रप थे वो चुनाव हार गए। और उसी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो हास आया है, जो नेताओं को किनारा किया गया है, वो इस कारण किया गया है कि वो नेता उतनी मजबूत परफॉर्मेंस यहाँ से नहीं दे पाए जो उन्हें जिनकी उम्मीद थी, जो उनसे केंद्रीय नेतृत्व को उम्मीद थी, वो नहीं दे पाए। दूसरी ओर अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के पास इस टाइम 5 लोकसभा सीटें हैं। एक केंद्र में राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट जी, जो रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री हैं। उसके अलावा 2 सीटें राज्यसभा की भाजपा के पास है, नरेश बंसल हैं, अनिल बलूनी है, और इसी महीने तीसरी सीट भी भाजपा को मिलने जा रही है। तो एक तरह से बिल्कुल कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा इस प्रदेश से। और जहां तक 19 विधायकों का सवाल है कांग्रेस का, लंबे समय से हमारा, आप भी इस विषय पे डिबेट कर चुके हैं थोड़े दिन पहले, कि लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि उसमें से बहुत सारे लोग भाजपा के संपर्क में हैं और भाजपा में जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, उनके एक विधायक ने तो मुख्यमंत्री के लिए सीट तक छोड़ने की पेशकश कर दी थी। हालांकि भले ही मुख्यमंत्री उस सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये परिदृश्य भी हमारे सामने था और हमने बहुत अच्छी तरह देखा है। लंबे अरसे से ये चर्चा चल रही है कि भाजपा के, कांग्रेस के बहुत सारे लोग भाजपा के संपर्क में हैं और भाजपा में जाने की तैयारी भी हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये लगातार चलती भी रहेंगी। चर्चाएं तो चलती रहती हैं, लेकिन आज तो बात ये हो रही है कि जो धमक होनी चाहिए थी, जिस तरीके के कद्दावार नेता निकले थे और उन्हें वास्तव में एक सम्मान, एक उनके लिए एक जगह होती थी। नीरज भाई, बात यहाँ ये हो रही है कि ये नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी या हम किसी दल की बात कर रहे हैं। बात ये हो रही है कि पहले जो होता था, नेता ऐसे होते थे उत्तराखंड के अंदर, जैसे बहुगुणा जी की आपने बात की, पंत साहब की आपने बात की, बहुत सारी चीज़ें हैं, नारायण दत्त तिवारी जी की बात हुई है, लेकिन उनका कद, आप यहाँ बात हो रही है कद्दावार नेता की, बात ये नहीं हो रही मंत्री बना दिया या हमारे पास आपने लगातार मंत्री बना के रखे, बात ये नहीं है। बात ये है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव होता था, अपने लोगों को आगे निकालने का एक प्रभाव होता था, तय करने के लिए जो भूमिकाएं होती थी, आज उस भूमिका में जो स्थिति है वो, उसे लेकर ये मंथन, ये चर्चा हो रही है। उसे लेकर आप क्या कहेंगे कि आखिर वो कमियां कहां रही कि आज हम, ठीक है, हम मंत्री बन रहे हैं तो वो कृपा से बन रहे हैं मंत्री। ये एक जो दिल्ली, वो जो दिल्ली है, उस दिल्ली को जो कहा जाता है, राष्ट्रीय दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय दलों के अंदर जिस तरीके की बातें होनी चाहिए कि नहीं, हमारा आदमी बैठे हैं, वीरेंद्र बिष्ट जी बैठे हैं वहां पर और उनकी बात है, वो कहेंगे कल को नीरज कोहली जी यहां से जाएंगे तो नीरज कोहली जी यहां से जाएंगे। उस तरीके की जो धमक पहले होती थी, आजकल देखने को नहीं मिल रही। इस पर आज की चर्चा को हम कर रहे हैं। जी नीरज भाई। जी संजय भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो दबदबा इस क्षेत्र का, क्योंकि क्षेत्र इसलिए कह रहा हूं कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय की बात हो रही है, जो राष्ट्रीय राजनीति में इस क्षेत्र का दबदबा होता था, हम बचपन में देखते थे, सुनते थे, और जब जर्नलिज्म में आए तो बहुत सारी चीजें हम समझने लगे। आप गढ़वाल की बात करें तो ब्रह्मदत्त जी पेट्रोलियम मंत्री रहे यहाँ से, न प्रभात के पिताजी। गुलाब सिंह जी का नाम, प्रीतम के जो पिताजी हैं, उनका राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अच्छा खासा नाम रहा। अभी हम कुमाऊं की बात, अच्छा, हेमवती नंदन बहुगुणा अब गढ़वाल से, मतलब ये लोग वो शिखर पुरुष हुए कि मतलब राष्ट्रीय राजनीति में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, आदमी होगा या नेता होगा जो पॉलिटिक्स में होगा जो इन नामों को नहीं जानता होगा। कुमाऊं की बात है, गोविंद बल्लभ पंत, KC पंत, तिवारी साहब, हरीश रावत जी, ये वो दिग्गज नेता सारे के सारे।
इसके बाद जो अगली पारी शुरू होती है पॉलिटिक्स की, मुझे कहूंगा कि जिस तरीके से मतलब उस राजनीति की भरपाई के लिए रिप्लेसमेंट मिलना चाहिए था इस क्षेत्र को, राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था इस क्षेत्र को, अगर हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो उस तरीके का नहीं मिला। जनरल खंडूरी साहब की बात हुई, वो भी केंद्र में मंत्री रहे, अच्छा खासा नाम रहा, वो भी ठीक है। उसके बाद अगर हम कांग्रेस की बात करें, हरीश रावत जी हैं, विजय बहुगुणा और सतपाल महाराज भी केंद्र की राजनीति में रहे, लेकिन यह है कि आज के समय में वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए। लेकिन उस तरीके से जैसे जो जिस लीडरशिप की आप बात कर रहे हो, जिस क्वालिटी की आप बात कर रहे हो, वो क्वालिटी, वो लीडरशिप जो है वो अब देखने को नहीं मिलती। और मैं कहूँगा कांग्रेस में तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी के बाद अब मुझे कोई इस तरीके का लीडर अभी नजर ही नहीं आता, क्योंकि सीनियर लीडर बहुत हैं। इंदिरा जी दिवंगत हो गई, प्रीतम भाई भी हैं, प्रीतम भाई बहुत लंबे से समय से पॉलिटिक्स में हैं, 6 बार के विधायक रहे हैं। न प्रभात है, हीरा सिंह बिष्ट है, ये लोग बहुत पुराने कांग्रेसी हो गए हैं, लेकिन एक सीमित दायरे में जो कहते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ये सिमट के रह गए, राष्ट्रीय राजनीति पर आ नहीं पाए हरीश रावत जी के बाद। या तो नीरज जी इसी तरह से आ नहीं बीजेपी पाए के लोग हैं, या अजय भट्ट जी हैं। आने नहीं दिया जा रहा, ये एक सवाल है, आ नहीं पाए या आने नहीं दिया जा रहा। क्योंकि अभी शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि भाई छोटा प्रदेश है, 5 जने हैं, और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो कांग्रेस की पुअर रही है। तो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो हरियाणा में कौन सी बहुत अच्छी रही है, पंजाब में कौन सी बहुत अच्छी रही है, मध्य प्रदेश में तो कब से कितनी अच्छी रही है सबको पता है। तो ऐसे में परफॉर्मेंस को ही लेकर अगर मानक दिल्ली बना रहा है तो सोचना चाहिए सबको। सवाल यह है कि आने नहीं दिया गया या आ नहीं पा रहे हैं। नीरज भाई, दोनों बातें हैं गोस्वामी जी, दोनों बातें। आपने उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। आपने देखा चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किस तरह की सियासत दोनों दलों के अंदर रहती है। ये अकेला ऐसा प्रदेश है जिसने पिछले 22 वर्षों में 11 मुख्यमंत्री देख लिए। तो इंटरनल पॉलिटिक्स भी यहाँ की गड़बड़ है। ये कहें कि बिल्कुल पैमाना वही है कि काबिलियत योग्यता, खाली काबिलियत और योग्यता पैमाना नहीं है। पैमाना यह है कि कोई ना कोई आपके ऊपर संरक्षण देने वाला हो, जिसका वर्चस्व आपके ऊपर हो, जो बहुत आपके करीबी हो, दिल्ली में बैठा हुआ आपका माई बाप हो। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो दोनों चीजें हैं, दोनों फैक्टर हैं कि कुछ लोग तो इस वजह से आगे नहीं आ पाए कि उनको बड़े छत्रप या बड़ा संरक्षण नहीं मिला दिल्ली से, और कुछ लोग जो है अपनी काबिलियत और योग्यता की वजह से कहें कि वो यहीं तक सिमट के रह गए। उन्होंने कोशिश ही नहीं करी कि हमें आगे जाना है। हमारे पिताजी का बहुत अच्छा नाम था राष्ट्रीय राजनीति में, हमें भी उस कद के हिसाब से, हमें भी 30 साल 32 वर्ष हो गए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए था, तो वो बढ़ नहीं पाया। तो दोनों ही बातें हैं गोस्वामी जी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। नहीं बिल्कुल, और बढ़ नहीं पाए हैं, यही एक सबसे बड़ी बात है। और बीजेपी, कांग्रेस और सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, सबकी स्थिति उत्तराखंड को लेकर ऐसी ही लगती है। वीरेंद्र बिष्ट जी, मुद्दा आपके सामने है, लोगों के शब्द भी आपके सामने है। हमारी बात इतनी सी है कि वास्तव में उत्तराखंड की जो धमक होनी चाहिए थी वो धमक आजकल नहीं दिख रही है। और राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरीके का एक कद उत्तराखंड का था वो धीरे धीरे कर उत्तराखंड की राजनीति में सिमट कर रह गया है। लेकिन यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी की एक धमक है, लेकिन योगी जी उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, वो एक अलग तरीके का एक मैटर है। तो उससे अलग इधर अगर हम बात करें उत्तराखंड की और उत्तराखंडियत की, तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है। उसे लेकर हमारी बात है कि आखिर ऐसा क्यों। देखिए संजय जी, जहां तक आपकी डिबेट का आज प्रश्न है, महत्वपूर्ण है उत्तराखंड राज्य के लिए। उत्तराखंड राज्य के जो नेतृत्व है, जो राष्ट्र नेतृत्व है, और जो राजनीतिक दल है, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, निश्चित रूप से उनका जो निर्धारण करता है, उनके नेतृत्व का निर्णय करता है, वो केंद्र करता है। जी वीरेंद्र जी बोलिए। हाँ, आपकी ये जो आवाज है ना, मेरी जो आवाज भी है वो इको भी हो रही है जी। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों का जो नेतृत्व का निर्णय करता है, जो हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो केंद्र में हमारा नेतृत्व करता है और समय समय पर हम लोगों को आगे बढ़ाने का भी काम करता है। जैसे अभी नीरज जी ने भी कहा, जैसे शर्मा जी ने भी कहा, आप सभी प्रबुद्धजन यहाँ बैठे हुए हैं, किसी से कुछ बात छिपी नहीं है। सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र नेतृत्व है, उसने उत्तराखंड राज्य के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया समय समय पर। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो वो कंटिन्यू करते रहे और उन्होंने देश में अपना योगदान दिया, देश के विकास में योगदान दिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपना योगदान दिया, और देश के जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उस संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समय समय पर हमारे प्रदेश के नेतृत्व को मिली है। चाहे भगत दा रहे, राष्ट्र उपाध्यक्ष रहे,
हमारे जो है रमेश पोखरियाल निशंक जी रहे, वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे, वो राष्ट्रीय सचिव रहे। तीरथ सिंह रावत जी रहे, राष्ट्रीय सचिव रहे। इसके अलावा उनको महत्वपूर्ण प्रदेशों की जिम्मेदारी भी समय समय पर मिलती रही। इसी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व में भी हमारे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था, उसमें भी सबको समय मिला, सबको अवसर मिला। जहां अजय टमटा जी को भी अवसर मिला, तो अजय भट्ट जी को भी मिला, रमेश पोखरियाल निशंक जी को भी मिला। बच्चीदा हमारे भी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं। अपने खंडूरी जी का जिक्र आपने किया है। जनरल साहब ने काम किया 5 वर्षों तक केंद्र में, बहुत अच्छा काम किया। उनका नाम आज भी लोग सुनते हैं, बताते हैं। इसी तरीके से केंद्र नेतृत्व हमारे नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम करता है। हम प्रदेशों में अपने नेतृत्व के आधार पर जो भी हमारे अंदर जो डिलीवर करने की क्षमता है, उसको हम करते हैं। हमारे आज मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है, तो केंद्र ने उनको अवसर दिया है आगे काम करने का। और मुझे लगता है कि जो आप वैक्यूम की बात कर रहे हैं कि केंद्र में एक वैक्यूम है उत्तराखंड का, वो वैक्यूम भरने का काम पुष्कर सिंह धामी जी भी करेंगे। और बहुत सारा हमारा नेतृत्व उत्तराखंड राज्य का है जो केंद्र में भी काम कर रहा है, उत्तराखंड में भी काम करेगा। इसी तरीके से कांग्रेस के लोगों को भी अवसर मिले हैं समय समय पर, उनकी भी नेतृत्व क्षमता आगे आई है, समय समय पर उनको अवसर मिले। लेकिन आज कांग्रेस वास्तव में केंद्र नेतृत्व का जो उनका केंद्र नेतृत्व है, उन्होंने उत्तराखंड के नेतृत्व को हाशिए पर खड़ा कर दिया है आज। क्योंकि उत्तराखंड राज्य में आपने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, कांग्रेस के अंदर आपसी द्वंद्व है, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को लेकर नहीं चल पा रहे हैं, अपने अपने धड़ों में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे लगता है कांग्रेस के दिल्ली वाला जो केंद्र का नेतृत्व है, उनको यहाँ के नेतृत्व से जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं नहीं है, इसलिए उन्होंने आने वाले समय में भी उनको अवसर देने का काम नहीं किया। ये कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के नेता जाने, कांग्रेस का नेतृत्व जाने वो क्या करने वाला है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपने केंद्र नेतृत्व से आश्वस्त हैं और वो समय समय पर हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अभी हमारे यहाँ एक सीट राज्यसभा की खाली हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि उस राज्यसभा की सीट पर भी उत्तराखंड का ही कोई कार्यकर्ता या नेता राज्यसभा में पहुंचेगा। इसलिए हमारे स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता रहता है। बिल्कुल, और करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। हमारे साथ दिनेश जयाल जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी। और क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें दिनेश जी देखते आए हैं, ऐसे में बड़ा साफ सा है, क्योंकि वीरेंद्र जी ने बहुत सारी चीज़ें कही कि बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है और वर्तमान कांग्रेस अपना देखे। लेकिन संगठनात्मक अगर दृष्टि से दिनेश जी हम देखें, मंत्री तो हर जो सरकारें रही हैं उसमें कोई ना कोई रहा ही है, कोई ज़्यादा कोई कम, वो बात नहीं है। बात यह है कि जो धमक वाली एक बात थी कि लीडरशिप निकली और राष्ट्रीय राजनीति में वो लीडरशिप कमाल कर रही है, ये एक बात थी, उससे लेकर हम बात कर रहे हैं। और संगठन की दृष्टि से अगर देखें तो आज दोनों पार्टियां, या मैं कहूँगा आम आदमी पार्टी भी उसमें जुड़ी हुई है और बसपा सपा भी है, क्योंकि बसपा के भी यहाँ से एमएलए हैं। तो जो एक वैक्यूम है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वास्तव में वो वैक्यूम है, वो कैसे फिल हो, वो कैसे भरे वैक्यूम। क्योंकि आज एक लिस्ट जारी होती है, 2 दिन पहले आपने भी देखी होगी दिनेश जी, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सूची बनी, उसमें बहुत सारे लोगों को एडजस्ट किया गया और बड़ा ध्यान रखा गया, लेकिन उत्तराखंड उसमें शून्य कर दिया गया। कुछ इसी तरीके की स्थितियां सभी दलों में है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जगह हम प्रभावी हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बात की, तो वहाँ ये नहीं कह सकते कि वो वैक्यूम खाली है। वहाँ पर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी उत्तराखंड से हैं, तो वहाँ जरूर एक हलचल है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके की स्थितियां होनी चाहिए थी वो हमारी राष्ट्रीय दलों में नहीं है। दिनेश जी, क्या कहेंगे आप, और इसके क्या कारण है और लगातार हम पीछे क्यों होते जा रहे हैं? संजय जी, ये उत्तराखंड जो है गोविंद बल्लभ पंत का प्रदेश है, केसी पंत का प्रदेश है, हेमंत नंदन बहुगुणा का प्रदेश है, नरेंद्र तिवारी का प्रदेश है। यहाँ से इतने मेधाएं निकले, राज्यों राष्ट्रीय फलक पर खूब चमकी हैं जी। लेकिन जब से ये राज्य बना है तब से एक अलग ही नज़रिया यहाँ के बारे में जो राष्ट्रीय दलों का रहा है। ऐसा लगता है कि ये एक कोई उपनिवेश सा है यहाँ, और जिसमें राष्ट्रीय दलों को अपनी व्यवस्थाएं करनी हैं। आप देखिए कि इतने अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने ये बात रखी कि किस तरह यहाँ पर नेताओं का चयन होता है, विधायक चुने जाते हैं, उसके बाद अचानक दिल्ली तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चाहे वो भाजपा की दिल्ली हो चाहे कांग्रेस की दिल्ली हो, वो तय करते हैं कि नेता कौन बनेगा।
और भाजपा की दिल्ली तो अब देखिए उनको मौका भी मिला, कांग्रेस को भी उन्होंने लूट लिया, तो उनका कुनबा काफ़ी बड़ा है, तो ठीक ठाक मेधा उनके पास इस समय है। लेकिन कांग्रेस तो लूटी पिटी पार्टी है, और कांग्रेस का जो सबसे बड़ा संकट है कि कांग्रेस में खासकर पिछले कुछ वर्षों में ही, पिछले 1-2 दशक में जो स्थिति आई है वो बड़ी ख़राब स्थिति है कि लीडरशिप को ग्रूम कैसे किया जाए, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है किसी भी स्तर पर, न राष्ट्रीय स्तर पर न प्रदेश स्तर पर। उत्तराखंड में ले दे के हरीश रावत जी का नाम चल रहा है इतने लंबे समय तक। हर चीज़ में हरीश रावत जी होते थे, इंदिरा जी उनके संकट ठीक होती थी, यहाँ पर उनको मौका नहीं दिया गया कभी, उनको भी उभारा जाए। उसके अलावा बाकी नेता देखे ही नहीं गए। हरीश रावत जी जैसे हैं तो सब कुछ वही है। अभी संकट आया जब, तो फिर हरीश रावत जी मजबूरी में, हरीश रावत जी ब्लैकमेल किया, उन्हें तमाम तरह के कभी ट्वीट कर रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अल्टीमेटली कांग्रेस लीडरशिप ने अपनी मजबूरी जताई कि ठीक है साहब, हरीश रावत जी आपके अलावा तो कोई है नहीं हमारे पास, और जो हाल हुआ हमने चुनाव में देख लिया। तो जो ये नज़रिया है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि उत्तराखंड को एक अलग एंटिटी के रूप में देखा ही नहीं जा रहा है। नेतृत्व कैसे डेवलप हो रहा है उसका सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस में ही है। हेमवती नंदन बहुगुणा का उदाहरण है कि एक बार इलाहाबाद में जब एक सभा होनी थी तो कहा गया भाई कौन सभा कैसे होगा, अचानक से तो फिर बहुगुणा जी का नाम है, बोले वो लड़का है यार बहुत बड़े यूथ में आज वो काम करेगा। बहुगुणा जी ने बहुत शानदार रैली करी और बहुगुणा जी का चेहरा चुन लिया गया। रानी अमृत कौर को हिमाचल से लड़ाया गया, उन्होंने कहा हमारे बस की बात नहीं। हाँ बोले यार एक पहाड़ी लड़का, उनको ढूंढा गया, उनको वहाँ गए, उन्होंने चुनाव जिता दिया। लीडरशिप डेवलप की गई, ये प्रोसेस होती है लीडरशिप डेवलप करने की। कांग्रेस में तमाम संस्कार थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है कि कांग्रेस में कि नई लीडरशिप डेवलप होने ही नहीं देनी है। कांग्रेस बिल्कुल दिनेश जी, यही एक बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ दिनेश जी, हमारे साथ हीरा सिंह बिष्ट जी भी जुड़ गए हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर कांग्रेस को ऐसा क्या हो गया है कि उत्तराखंड जो राष्ट्रीय सूची है उनकी, उससे विलुप्त हो गया है। हीरा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। हीरा सिंह जी, क्योंकि बात बहुत बहुत शुक्रिया जी, अगर हम देखें हीरा सिंह जी, कांग्रेस की एक सूची आई, राष्ट्रीय एक टीम बनी, एक चिंतन शिविर के लिए लोगों का चुनाव हुआ उसके अंदर, और उत्तराखंड उससे बाहर कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? क्या उत्तराखंड के लोग चिंतन शिविर लायक नहीं है, या कांग्रेस के अंदर उत्तराखंड में कोई ऐसा नहीं है कि जो उस लायक समझा जाए कि भाई चलिए ये यहाँ पर आकर अपने वक्तव्य दे सकते हैं और इनके वक्तव्य राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण है, इनको भी यहाँ की नॉलेज है? ऐसे वो कौन से कारण हैं कि लगातार उत्तराखंड को पीछे किया जा रहा है? और हम ये नहीं है कि तो कांग्रेस की क्योंकि सूची आई है इसलिए हम बोल रहे हैं, उसके अलावा भी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे बसपा है, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को बहुत कुछ है। हीरा सिंह बिष्ट जी। जी, मेरे समझता भाजपा पे कहने को बहुत कुछ है और कांग्रेस को कहने को कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये समय का तकाजा है। भाजपा सेंटर में, स्टेट में है, बहुत से राज्यों में उनकी सरकारें हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। प्रदेश की अनदेखी न की जाए, प्रदेश को सर्वांगीण विकास में सहयोग दिया जाए, उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्या भाजपा ने कोई प्रभावशाली दमदार मंत्री उत्तराखंड में बनाए हैं? नंबर 1 जिम्मेदारी उनकी है। हमारे टाइम पे गोविंद बल्लभ पंत थे, केसी पंत रहे, नारायण तिवारी रहे, भागदर्शन जी रहे, ब्रह्मदत्त जी रहे, निरंतर मतलब वजनदार लोगों को वजन दिया, मौका दिया काम करने का। ये कांग्रेस ने हमेशा करती रही। ये उत्तराखंड बनने से पहले था हीरा सिंह बिष्ट जी, कहीं दिखाई दे रहे? उत्तराखंड बनने से पहले की बात हो रही है। उत्तराखंड बनने के बाद हाशिए पर उत्तराखंड जा रहा है, इसकी आज बात करते हैं जी। ना, उत्तराखंड बनने के बाद हरीश राव जी सेंट्रल मिनिस्टर रहे, वर्किंग कमेटी में महामंत्री हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। ऐसा नहीं है। और वर्किंग कमेटी में बहुत सारे मेंबर हमारे जिले वाइज, 1-1, 2-2 मेंबर हैं वर्किंग कमेटी में। कांग्रेस ने इग्नोर नहीं किया। ये समय के हालात ऐसे हैं। इस समय बीजेपी शासित है, बीजेपी का सिक्का चल रहा है, गलत सलत जो भी है, जैसे भी चल रहा, मशीनों के द्वारा चल रहा है, जैसे चल रहा, लेकिन चल रहा है उसमें कांग्रेस अपनी जगह पर खड़ी है निश्चित रूप से। यह जरूर है कि हम चुनाव हारे हैं
और उम्मीद से विपरीत हारे हैं। माहौल भी ऐसा हारने का नहीं था। अब क्या कारण है तो हीरा समझ सिंह नहीं, जी, क्योंकि ये जो जनता, चिंतन शिविर में सूची महंगाई, बनी है हीरा सिंह बेरोजगारी, जी, चिंतन शिविर की जो सूची बनी है, जो बता रहे हैं कि राजस्थान में होगा अगले महीने, उसके अंदर उत्तराखंड का एक भी नाम क्यों नहीं? ये लोग कह रहे हैं, ये जनता पूछ रही है। नहीं, चिंतन शिविर में निश्चित रूप से उत्तराखंड से कोई ना कोई तो होना चाहिए, तो हम इसको खुद स्वीकार करते हैं। एक राज्य है, पूर्ण राज्य है, और यहाँ पर होना है, इस बात को तो हम नहीं कह सकते क्यों नहीं है, क्या है, लिमिटेड लोग। मैं ये भी नहीं समझता कि सारे राज्यों का प्रतिनिधित्व उसमें हुआ होगा। बहुत से राज्य और भी छूटे होंगे, केवल उत्तराखंड ही नहीं छूटा होगा। अब उन्होंने अपने हिसाब से दिए, चिंतन शिविर में विचार विमर्श करेगा, फिर वो जाकर स्टेटों में मीटिंग करेंगे। ये पार्टी की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। नहीं हीरा सिंह जी, आप देखें ना, इतना बड़ा हिस्सा है कि कर्नाटक का आदमी बैठ के आपके यहाँ टिकट तय करता है। ये लोग कहते हैं, आपके विधायक ही इस तरीके के आरोप लगा रहे थे। नहीं, कर्नाटक का लोग नहीं तय करता, चूंकि एक प्रणाली है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक प्रक्रिया जी। है। वो प्रक्रिया के तहत जो भी प्रभारी होगा, जो भी प्रभारी महामंत्री ऑल इंडिया लेवल पर होगा, उसके नीचे अध्यक्ष होगा, तो अध्यक्ष को रिकमेंड करके एक सिस्टम है, वो प्रक्रिया के तहत इस तरह रिकमेंडेशन ऊपर अध्यक्ष तक जाती है। अध्यक्ष उसको मोहर लगाता है, सबकी राय बनती है, कंसेंसस पैदा करते हैं, जो उचित होगा उस पर निर्णय करता है। केवल ये नहीं कर्नाटक के आदमी ने निर्णय ले लिया, ये हम नहीं मानते किसी एक पर दोषारोपण करना। वो प्रक्रिया का एक हिस्सा मात्र है, यही हो सकता है, बस और कुछ नहीं। हीरा सिंह बिष्ट जी भी तो महामंत्री होकर वहां बैठ सकते हैं, वो भी तो उत्तराखंड और आसपास के प्रदेशों को देख सकते हैं। नहीं, ये तो पार्टी निर्णय करते, सारे लोग नहीं बैठ सकते, सब इच्छा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं। अब ये तो पार्टी को देखना है, सुयोग्य लोग, विचारवान लोग, धनी लोग, ईमानदार लोग हो तो पार्टी बड़ी है, पार्टी नेतृत्व जो तय करता है निश्चित तो सब उसको फॉलो करते हैं। नहीं बिल्कुल है, ये बात तो सही है। और क्योंकि हीरा सिंह बिष्ट जी एक मजे हुए खिलाड़ी हैं और पुराने कांग्रेसी हैं, तो बहुत सारी चीजें वो सहजता से स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन चलिए इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम विशेष चर्चा में बात कर रहे हैं उत्तराखंड को लेकर, उत्तराखंड की राष्ट्रीय राजनीति में घटती भागीदारी। जी हाँ, लगातार जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरीके की सूचियां देखने को मिलती हैं, ऐसा लगता है कि वास्तव में उत्तराखंड कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। इसी को लेकर सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अगर हम बात करें अरुण शर्मा जी, आपने भी सुना और हीरा सिंह बिष्ट जी को भी सुना आपने, वीरेंद्र भाई ने भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। तो आप देखें, एक बात तो ये है अरुण जी कि जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे तो शायद हमारी भागीदारी ज़्यादा भी थी और मजबूत भी थी, और कहीं ना कहीं निर्णयों को बदलने की ताकत भी हमारे लोग रखते थे और निर्णय देने की ताकत भी रखते थे। जो मुख्य धारा की राजनीति है वहाँ पर वो रहते थे। लेकिन जैसे जैसे उत्तराखंड बना वैसे वैसे हमारी जो स्थितियाँ हैं लगातार कमजोर होती जा रही है। लेकिन चलिए हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हमें मंत्री तो बनाया जा रहा है कम से कम। अरुण जी। जी जी ठीक कह रहे हैं संजय भाई। देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य था और उसके बावजूद उत्तराखंड की धमक इसलिए थी कि उत्तराखंड में 4 धाम होते थे। हमें याद है, हम लखनऊ जाते थे तो केवल एक तुलसी की माला और गंगा जली दे के हमारे काम हो जाते थे। वो कहते थे पंडित जी आए हैं, बद्रीनाथ से आए हैं, गंगोत्री का जल लाए हैं गंगा जी का, इनके काम कर दो। लेकिन वो देखिए, वो यहाँ के आध्यात्मिक महत्व की वजह से होती थी उस टाइम। और हीरा सिंह बिष्ट जी
भी उस टाइम से राजनीति में सक्रिय हैं और इनको भी बहुत अच्छी तरह पता है कि वहाँ उत्तराखंड के लोगों का बड़ा मान सम्मान होता था। और वो मान सम्मान भले ही आप कहें कि मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए एक कांड हुआ, वो जो गुरुकुल नारसन में हुआ, रामपुर तिराहे पे हुआ, एक बर्बर कांड हुआ, लेकिन उसके बावजूद मुलायम सिंह के दरबार में भी उत्तराखंड के लोगों की बड़ी अच्छी पहचान होती थी, उत्तराखंड के लोगों का बड़ा सम्मान होता था। तो वो दौर था कि जब उत्तराखंड से बड़े बड़े नेता निकल के गए। अगर आप मुरली मनोहर जोशी की बात करें तो मुरली मनोहर जोशी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 बार MP रहे हैं। हालांकि उनकी राजनीति उत्तराखंड में हरीश रावत ने ही खत्म की, जो 84 के बाद लगातार 3 बार उस सीट से MP रहे। तो मुरली मनोहर जोशी को मजबूरी में इलाहाबाद शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि इलाहाबाद में वो पढ़ाते भी थे और वहीं से उनकी राजनीति चली और वो राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये उत्तराखंड के लिए शान की बात थी। गोविंद वल्लभ पंत और उनके परिवार के लोगों ने उत्तराखंड के लिए बहुत काम किया। लेकिन ये एक वो था, दौर था कि वो लोग जो उत्तराखंड से राष्ट्रीय राजनीति में गए, उन्होंने बाहर पढ़ाई करी, उन्होंने उत्तराखंड में रह के पढ़ाई नहीं करी। तो उनके कनेक्शन जो थे उस वजह से बने। ज़्यादातर अगर आप बात करें, मुरली मनोहर जोशी की बात कर लें या हेमवती नंदन बहुगुणा की बात कर लें, हेमवती नंदन बहुगुणा की राजनीति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से परवान चढ़ी थी। जब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे और उसके बाद वो राष्ट्रीय राजनीति में आए थे, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक बड़ा मान सम्मान था। इसी तरह अगर हम तमाम नेता देखें, उत्तराखंड से विद्यासागर नौटियाल जैसे नेता भी हुए हैं, जो बड़े वकील रहे हैं, लेखक रहे हैं, अब नहीं है भले ही, और विधायक रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी की उनका भी बड़ा मान सम्मान था। आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ टिकर चल रहा है PC जोशी का। PC जोशी भी उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। लेकिन ये सारे के सारे लोग बाहर पड़े, इस वजह से इनके कनेक्शन बने बड़े नेताओं से और इस वजह से ही ये राष्ट्रीय राजनीति में छाए। अगर आप देखें, जनरल BC खंडूड़ी की बात करें तो जनरल BC खंडूड़ी आर्मी से आए थे, एक बड़ा नाम था। तो इस वजह से उनको भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया। लेकिन आज की स्थिति यह है कि उत्तराखंड के जो नेता हैं वो उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं और इसीलिए इनके कनेक्शन उतने राष्ट्रीय राजनीति में उतने बढ़िया नहीं होते और इसी वजह से वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बड़े नेताओं का, जो राष्ट्रीय नेता है, उनका भी सपोर्ट नहीं मिलता है। ये नीरज जी अरुण जी ने एक सीधा एक मैं कहूँगा कि व्यंग किया है कि सेटिंग गेटिंग में असफल है उत्तराखंड के राजनेता। ये एक सीधी बात है नीरज जी। तो जितनी चीज़ें हुई है नीरज जी, कैसे आप देखते हो इसका वास्तव में जो समाधान है वो क्या हो सकता है? और मेन बात यह है कि राष्ट्रीय दलों को भी सोचना चाहिए कि नई लीडरशिप ऐसी देनी चाहिए कि जो वास्तव में ये ना जाए मैसेज कि भाई उत्तराखंड उस राष्ट्रीय परिवेश में फिट नहीं बैठ सकता। अरे ये तो सबसे ज़्यादा फिट बैठ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड ही है जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार से और भिन्न भिन्न प्रदेशों से पूरे विश्व से लोग आते हैं। तो यहाँ का आदमी तो बहुत कुछ जानता है। नीरज भाई, नहीं, एक बात तो संजय भाई, हाँ एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब उत्तर प्रदेश का हम अंग थे तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आज भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि जो केंद्र की राजनीति का लगभग रास्ता तय करता है जी। तो अब हम उत्तराखंड में आ गए। नंबर 1 बात ये हो गई कि उत्तराखंड छोटा राज्य है। नंबर 2 दूसरी बात यह है कि उस समय जो वहाँ के हमारे जो लीडर्स थे, एक तो उनकी लीडरशिप क्वालिटी इतनी ऊंची थी कि हम बहुगुणा जी की बात करते हैं, हम तिवारी जी की बात करते हैं, या गोविंद वल्लभ पंत जी की बात करते हैं, केसी पंत की बात करते हैं, मैंने ब्रह्मदत्त जी का भी जिक्र किया, उनके पिताजी गुलाब सिंह जी का जिक्र किया, तमाम बड़े नेताओं का हमने जिक्र किया। तो एक तो उस तरह की लीडरशिप, मतलब जो रिप्लेसमेंट में हमें लीडरशिप मिलनी चाहिए थी, जैसा हम देख रहे हैं उन नेताओं की हम आज बात कर रहे हैं, उस तरह की लीडरशिप नहीं मिली, खास तौर के कांग्रेस में। क्योंकि एक समय था कि केंद्र की जो राजनीति है उसमें दबदबा जो है कांग्रेसी लीडर्स का ही था, बड़ा दबदबा, उन्हीं की धमक दिखाई देती थी। और सबसे ज्यादा नुकसान मुझे लगता है आज की डेट में कांग्रेस को ही हुआ। जैसे कहते हैं ना कि मैं एग्जांपल देखता हूं कि एक वर्ल्ड क्रिकेट में आपको पता कि एक जमाने में वेस्ट इंडीज का बहुत बड़ा दबदबा होता था कि क्रिकेट एक तरफ और वेस्ट इंडीज एक तरफ, लेकिन वेस्ट इंडीज को रिप्लेसमेंट नहीं मिला और आज की डेट में वेस्ट इंडीज सबसे कमजोर टीम है दुनिया की। तो कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा यह कि बीजेपी ने अपनी लीडरशिप को काफी अवसर दिए और कांग्रेस की तुलना में बीजेपी ने हमेशा इस राज्य को ज्यादा तवज्जो दी है।
बहुत करीब से तवज्जो दी है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के जमाने में भी यहाँ जब चुनाव होता थे तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह जी, तमाम बड़े लीडर जो हैं यहाँ चुनावी जनसभाएं करने आते थे, रैलियां करने आते थे। तो लेकिन जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनके लीडर आते थे, लेकिन उन्होंने उस निगाह से, उस नज़र से इस स्टेट को तवज्जो नहीं दी। और इसीलिए आज ये जो कांग्रेस का एक जो बड़ा खालीपन जो हमें नजर आ रहा है, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है। दूसरी बात ये है कि जो हम क्वालिटी वाली लीडरशिप है जिसकी आपने भी बात करी, वो लीडरशिप ना कांग्रेस डेवलप कर पाई। बीजेपी कोशिश कर रही है, बीजेपी के तो फिर भी बहुत सारे लीडर जो हैं नजर आए हैं राष्ट्रीय राजनीति में, और कुछ कोशिश भी कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। आने वाले दिनों में हमें दिखेंगे भी वो नाम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक तो हमें जो अपनी क्वालिटी लीडरशिप है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, और राष्ट्रीय दलों को सोचना पड़ेगा कि अगर हमें दिल्ली का रास्ता तय करना है तो एक तो अपनी जो आपसी प्रतिस्पर्धा है, अपनी महत्वाकांक्षा है, और ये जो आपसी आंतरिक लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस में दोनों में, इस लड़ाई को भी भूलना होगा। अगर इस राज्य का भला हमने सोचना है, अगर आप पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना है या अपने दल को आगे बढ़ाना है, आप खुद को आगे बढ़ाना है, तो इन सब चीजों को भी हमें, इन सब चीजों पर भी गौर करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है वीरेंद्र बिष्ट जी। जो आंतरिक द्वेष हैं वो दोनों दलों में बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों दल स्वीकार नहीं करते, बस खाली कह देते हैं मीडिया की उपज है, और ये पत्रकार जो बैठे हैं 4-5 ये सब करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अलावा राष्ट्रीय राजनीति में कितना महत्व है जो उत्तराखंड है, उसकी भागीदारी होनी चाहिए, संगठनात्मक भी और सरकार में भी। वीरेंद्र जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं जहां तक विषय करता हूं कि वर्तमान का भी जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है उसमें हमारे मुख्य प्रवक्ता के रूप में, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के रूप में अनिल बलूनी जी हैं, आप सब जानते हैं। हमारे जो मोर्चे हैं राष्ट्रीय स्तर के, उन मोर्चों में भी राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में हमारी यहाँ की महिला नेत्री हैं, और राष्ट्रीय जो टीम में हमारे राज्य के 5 प्रदेश के बड़े नेता जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। हमारे पास पर्याप्त नेतृत्व क्षमता है, और केंद्रीय नेतृत्व ने हमारी नेतृत्व क्षमता को आगे बढ़ाने का काम किया है। मंत्री के रूप में भी आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य को पर्याप्त जो है मंत्री पद मिला है, और बहुत बहुत अवसर मिलते रहते हैं। यहाँ के नेताओं को विभिन्न प्रांतों में चुनाव के लिए जिम्मेदारियां दी जाती हैं। हमारा नेतृत्व सशक्त भी है, मजबूत भी है, और हम सबको साथ लेकर चलने वाले कार्यकर्ता भी हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और ये सब कुछ सबके प्रयास से ही संभव होता है। पहले से लेकर अभी तक निरंतर केंद्र में प्रदेश नेतृत्व को प्रमुखता दी जाती रही है। हमारे यहाँ के नेताओं को जगह दी जाती रहती है, उनको बढ़ाने के लिए केंद्र नेतृत्व समय समय पर अवसर प्रदान करता है। दूसरे दलों की स्थिति आपके सामने है, समय समय पर उनको भी अवसर मिलता है, लेकिन काफी समय से उनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होंगी, इसलिए ऐसी स्थितियां सामने है। उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। कांग्रेस का जो भी नेतृत्व है और जो प्रदेश का नेतृत्व है वो क्या करने वाला है, क्या कर रहा है, ये आप सब जानते हैं। वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पदों पर भागीदारी, चाहे वो संगठन हो और सरकार हो, उसकी जो कमी लगती है। देखिए, आप केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री के रूप में, अपने पर्यटन राज्य मंत्री के रूप में अपने अजय भट्ट जी हैं। क्या आपको लगता है कि वो प्रमुख वाला पद नहीं है या प्रमुख भागीदारी नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास में है। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, आप समझते हैं उत्तराखंड राज्य को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जो आप सब लोगों के साथ समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं, इसके साथ साथ उन्हें राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता का भी स्थान दिया गया है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड राज्य के लिए। एक साधारण से उत्तराखंड राज्य का कार्यकर्ता जिसको केंद्र ने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, ये सब हम गर्व की अनुभूति करते हैं। हमारे यहाँ से दीप्ति रावत जो महिला नेत्री है, उनको राष्ट्रीय महिला टीम में राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व दिया गया है। ऐसी हमारे और भी लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और हम समझते हैं कि ये हमारे लिए पर्याप्त भी है। जब कभी आवश्यकता केंद्रीय नेतृत्व को होगी उत्तराखंड राज्य से किसी नेतृत्व को आगे बढ़ाने की, तो ये उनका अधिकार क्षेत्र है। हम अपने राज्य में जो हमें जिम्मेदारियां मिली हैं, हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को, हम अपना काम बेहतर से कर रहे हैं। समय समय पर अपने संगठन की जो रीति नीति है और संगठन जो दायित्व देता है, जो जिम्मेदारी देता है,
हमको तो एक विधानसभा की भी जिम्मेदारी मिलती है तो हम उस पर काम करते हैं, जिले की बिल्कुल जिम्मेदारी बिल्कुल मिलती है, वीरेंद्र जी, उस पर भी मैं काम करते हैं। हाँ यही बात है, क्योंकि आपके पास कहने को बहुत कुछ है। हीरा सिंह बिष्ट जी, देखिए वीरेंद्र जी ने बहुत कुछ गिनवा दिया है, लेकिन क्या कांग्रेस के पास वर्तमान की स्थिति को देखें, ऐसी स्थितियां हैं कि आपके यहाँ जिस तरीके की गुटबाजियां सामने आ रही हैं, जिस तरीके की चीजें सामने हो रही हैं, उसे लेकर तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और हाशिए की तरफ जाती दिखती है, क्योंकि ये बात सभी कह रहे हैं, एक मजबूत विपक्ष चाहिए, जिसे लेकर उत्तराखंड के लोग सवाल करते हैं कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। खुद वीरेंद्र बिष्ट भी कई बार कह चुके हैं कि एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है अगर विकास की जो एक बयार है वो देखनी है तो ऐसे में कैसे चलेगा हीरा सिंह बिष्ट जी? यहां तो राष्ट्रीय राजनीति में अगर आप लोगों की भागीदारी नहीं रहेगी तो वास्तव में जो यहां बिखराव है उसे समेटेगा कौन? बाहर वाला आदमी आकर उसे कोई जानकारी नहीं रहती। जो टिकट आपके यहां बांटता है वही आकर स्क्रीनिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वही आकर आपके यहां पर ये कहता है कि विवाद क्या है, तो आप ही के लोग कहते हैं कि आप ही ने तो सब कुछ दिया और अब आप ही कह रहे हैं कि विवाद क्या है। हीरा सिंह बिष्ट जी, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीजेपी ने अपने लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन उस जिम्मेदारी का लाभ प्रदेश को कितना मिल रहा है? अजय भट्ट जी मंत्री बने हैं, क्या कंट्रीब्यूशन प्रदेश में या देश में कहीं दिखाई देता है? वो नाम के राज्य मंत्री हैं, कोई अधिकार लगता उनके पास है नहीं। राज्य को वो कितना भला कर सकते हैं? कुछ नहीं। बलौनी जी के चूँकि मोदी जी से संबंध है, केवल इतना मतलब है उनका भी राज्य से कोई ज़्यादा लगाव लेना देना जनता से नहीं है। आप सत्ता में हैं, भारी बहुमत है, तो उससे राज्य को क्या मिल रहा? निश्चित रूप से कांग्रेस में राज्य को हमारी कांग्रेस कमेटी ने अभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी, देंगे, कोई ना कोई जिम्मेदारी देंगे। ये तो एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो सब होता रहता है, लेकिन उसकी वजह से कोई विकास या संगठन का काम नहीं रुकता है। लेकिन ये निश्चित रूप से राज्य में जो एक विपक्ष को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और दमदार तरीके से समस्याओं को उठाना चाहिए। उसमें चूँकि अध्यक्ष नए बने हैं, हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नए बने हैं, अभी देखो 2 महीने में हम लोग जोर पकड़ेंगे सबसे सलाह मशवरा करके और आंदोलन चलाया जाएगा। राज्य का हित सर्वोपरि है, जनता का हित सर्वोपरि है, संगठन उसके बाद में ये कांग्रेस करेगी। लेकिन अनावश्यक रूप से हम चाहते राज्य का विकास तो कुछ हो नहीं रहा, केवल घोषणाएं हो रही। मंत्री लोग इनके रोज भूखे दे रहे ले रहे, मंत्री लोग रोज मंदिरों में दिखाई दे रहे, सब मत्था टेक रहे और वीडियो वायरल कर रहे कि ये इस मंदिर में गया, ये वहाँ आशीर्वाद लिया, ये वहाँ आशीर्वाद लिया, सेंटर के बुक के देकर आ गए। अरे सेंटर से लाए क्या? कितना अनुदान लाए, कितना ग्रांट लाए? आप क्या कहेंगे? आपने 72 ITI राज्य के बंद कर दिए जो रोजगार देते हैं, रोजगार परक हैं, ये उपलब्धि आपकी है। आप कहते हैं धामी जी ने 1600 घोषणाएं कितनी लागू की? आपका शिक्षा मंत्री कहता है कि जितने शिक्षा के कॉलेज खोलने चाह रहे उत्तराखंड में जमीन निःशुल्क देंगे पहाड़ों पर। हीरा सिंह बिष्ट जी, ये बात सही है। ये जो जानकारी है आपकी हीरा सिंह बिष्ट जी, जो आपके पास जानकारी है, जो आपके पास ताकत है, क्योंकि आपको संघर्षशील नेता कहा गया है, लेकिन ये कांग्रेस के शायद काम नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके की चीजें, अगर आप जैसा व्यक्ति राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के कहीं अंदर बैठे तो उनको समझाए कि इतने सारे मुद्दे हैं, चलिए संघर्ष करते हैं वहां पर, तो वो संघर्ष जो है उसे लेकर भी सवाल है यहां पर। और इस बात से, क्योंकि नीरज जैसे व्यक्ति जो कांग्रेस को लगातार देखते रहे हैं, वो भी सहमत नजर आते हैं, बार बार बोलते हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी, तो यही बात हो रही है कि राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय जो संगठन है उसमें धमक होगी, तभी तो ये सारी आपकी जानकारी काम आएगी। मैं ये बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। विपक्ष का महत्वपूर्ण दमदार रोल हमको अदा करना पड़ेगा। हमको सड़कों पर निकलना पड़ेगा। महंगाई है, बेरोजगारी है, कारखाने बंद हो रहे, उद्योग बंद हो रहे, कंपनियां बेची जा रही हैं, इन सब गरीब लोगों के काम छीने जा रहे हैं, कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं हो रही। जो हॉस्पिटलों में कर्मचारी लगे थे कोरोना में, उनको निकाल दिया गया, उन पर लाठीचार्ज हो रहा, दुर्व्यवहार हो रहा। तो मैं अब मलिन बस्ती को तोड़ने की बीजेपी की सरकार के साथ गरीबों को उजाड़ने का काम हो रहा, ये सारे काम हो रहे। लेकिन बीजेपी इस बात का जवाब आज तक नहीं दे रही कि वो 12,000 बीघा गोल्डन फॉरेस्ट की ज़मीन जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार में निहित कर दी थी, वो ज़मीन है कहाँ?
कितने माफियाओं के बिल्डिंगें बन गए, इंस्टीट्यूट बन गए, स्कूल बन गए, मॉल हीरा बन सिंह गए, मिश्र उसका जी, जवाब इस बीजेपी पे भी नहीं बात दे रही, उनकी करेंगे, एक दिन जिम्मेदारी इस पे भी है। डिबेट करेंगे। आज तो हम इसकी जानकारी आपको इसीलिए ले रहे हैं सारी चीजों की कि हीरा सिंह मिश्र जी के पास इतना कुछ भंडार है, लेकिन शायद कांग्रेस के वो काम नहीं आ रहा है। दिनेश गोयल जी, बहुत सारी चीजें आपके सामने आई है यहाँ पर, क्योंकि हीरा सिंह मिश्र जी को देखिए, उनको घेरना हमारे बस में तो है नहीं, क्योंकि वो बहुत एकदम मजे हुए कलाकार हैं, एकदम मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, बातों को घुमाकर दूसरी जगह ले आते हैं। जिस चीज पर बात होनी है वो पता उन्हें भी है, कलाकार मैंने भाई मुझे माफ करो। लेकिन वो क्या है कि उस बात को बोलना नहीं चाहते, क्योंकि कांग्रेस में भी जो दिल्ली की आपने बात की थी, तो वो दिल्ली बड़ी खतरनाक है। तो दिनेश गोयल जी, क्या कहेंगे आप? सब चीजों को आपने सुना, सब चीजों को आपने देखा दिनेश जी, और वर्तमान में कैसे उत्तराखंड की लीडरशिप को डेवलप होना चाहिए जिससे राष्ट्रीय राजनीति में भी उसकी धमक हो सके? जी संजय जी, पैनल में हीरा सिंह जी जैसे सीनियर लीडर मौजूद हैं, और आपने कह भी दी है बात कि जब हीरा सिंह जी जैसे सीनियर लीडर कांग्रेस में है तो वो दिखते क्यों नहीं, वो दिल्ली को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो यही असल मसला है। जो एक नया अभी शगुफा छोड़ा गया प्रशांत छोटे की तरफ से, शगुफा क्या उसको अन्यथा की जरूरत है। कांग्रेस ने जो प्रतिभाओं को चिन्हित नहीं किया, उनको संभाला नहीं। कांग्रेस ने अपनी प्रतिभाओं को चिन्हित नहीं किया, उनको संभाला नहीं, सहेजा नहीं, संवारा नहीं, उनको तैयार नहीं किया, ग्रूम नहीं किया, और यहीं से कांग्रेस की कहानी खत्म होती जाती है। हीरा सिंह मिश्र जी के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, अभी भी वो बड़े संघर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि अब जो मुद्दे अभी सामने, अब तो कोई मुद्दे नहीं है। इसलिए त्रिवेंद्र सिंह जी के कार्यक्रम में जितने मुद्दे मिले हैं कांग्रेस को, वो सारे मुद्दों का हमने क्या किया, उन मुद्दों को झाड़ू से साफ कर दिया, और आगे हम सिर्फ हरीश रावत जी को देखते रहे। ठीक है, हरीश रावत जी बड़े काबिल आदमी हैं, सीनियर आदमी हैं, लेकिन कांग्रेस को कुछ दिखाई नहीं दिया। और हरीश रावत जी अगर पार्टी में उनका आधिपत्य था तो वो अपनी कांग्रेस को कहाँ चला रहे थे? जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो क्या कर रहे थे? जो नेता विधायक दल थे वो क्या कर रहे थे? तो यहाँ के बात यह है कि भाजपा में भी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगभग एक केंद्र बिंदु वहाँ पर ही बना हुआ है, सेंट्रलाइज्ड है। कांग्रेस में भी है, लेकिन भाजपा का नेतृत्व आंखें खोले हुए है, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो आंखें बंद किए हुए है। वो दिल्ली से उत्तराखंड को देख रहे हैं। और एक दिन शुरू में सोचा था कि यार उत्तराखंड क्या है, जैसे नीरज जी ने कहा, बीकी साहब उत्तराखंड क्या है, छोटा सा 5 सीट वाला राज्य, इसमें क्या फर्क पड़ा? उत्तर प्रदेश को देखो, जो शुरू में सोचा था, जिन्होंने 2000 में सोचा था राज्य के बने, अभी तक वही सोच लिए बैठे हैं। यहाँ भी भाई लोग हैं, यहाँ के इश्यूज हैं, कुछ नहीं किया। अगर भाजपा ने ज़्यादा समय राज किया तो भाजपा ने और मुद्दे दिए, जनता के मुद्दे और सामने रखे, लेकिन उन मुद्दों का अपोजिशन पार्टी के रूप में कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जब कांग्रेस को सत्ता मिली तो जो यहाँ के बुनियादी मुद्दे थे, आज भी राज्य की संपत्तियों का मामला पूर्णतः निस्तारित नहीं है। कांग्रेस की सत्ता में आई, कुछ नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस का नजरिया भी वही, यहाँ के कांग्रेसी भी दिल्ली की नजर से उत्तराखंड। दिनेश जी, यही हम चाह रहे हैं कि दिल्ली में भागीदारी कैसे हो? दिनेश जी, दिल्ली में भागीदारी कैसे हो, जो एक महत्वपूर्ण बात है। मुद्दे तो यहाँ बहुत हैं, मुद्दों पे तो लड़ाई यहाँ लगातार रहती है। जी, दिल्ली में भागीदारी करने के लिए पहले यहाँ पर अपना कद बनाना पड़ेगा, अपने आप को लीडर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब एक भाई साहब जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे वो आज भाजपा के विधायक हैं, क्यों चले गए भाई? कौन सी स्थितियाँ थी? और बड़ा अच्छा लड़ रहे थे, बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे, वो कुछ इश्यूज को लेके चल रहे थे। और अगर कांग्रेस के जो फुटकर जो अपने प्रयास करते, अगर संगठित प्रयास होते कांग्रेस में, तो कांग्रेस को तो इस बार सत्ता परोस के मिल रही थी। तो कांग्रेस का समस्या ये है कि जो स्थानीय लीडर हैं वो चीज़ों को कंफ्यूज कर दे रहे हैं, सेंट्रल लीडर को कंफ्यूज कर दे रहे हैं, और सेंट्रल लीडर इतनी समझ नहीं बना पा रही। आप भेज रहे हो, आप यूँ किसी भाई साहब को भेजोगे, उनको मसूरी में कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी, उनको आसपास कुछ और दिखाई दे रहा है।
आप पश्चिम बंगाल से किसी को भेज दोगे? अरे भाई यहाँ तो लीडरशिप को ग्रूम करिए और यहाँ आके देखिए, ढंग से देखिए यहाँ की स्थितियों को। आप उत्तराखंड देखिए, ये आंदोलनकारियों का देश है। ये यहाँ वास्तव में जो कांग्रेस को जानते हैं, उस कांग्रेस को यहाँ लोग जानते हैं जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद किया था। अगर आप गांव-गांव जाएंगे तो अभी आपको कट्टर कांग्रेसी मिलेंगे, लेकिन उन कट्टर कांग्रेसियों का क्या हाल है? कांग्रेस को ऐसे नहीं कि वोट नहीं मिल रहे हैं, वोट मिल रहे हैं, लेकिन उनका मन कितनी तेजी से बदला। भाजपा का जो संघ है, भाजपा का जो पार्टी का अपना कैडर है, वो किस तरह से काम कर रहा है कि किस तरह उसने बहुत सारे कांग्रेसियों को भाजपा ही बना के छोड़ दिया है। कांग्रेस में कहीं डिफेंस की कोई रणनीति नहीं है। कांग्रेस के लिए यहाँ मैदान है। और शायद दिनेश जी शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने, दिनेश जी, लगातार उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व देकर रखा सेंट्रल में। आप देखिए कि किस तरीके से लगातार बलूनी जी वहां पर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता, उसके अलावा भी हम देखें तो मंत्रिमंडल में भी जगह लगातार बनी रही है, और भी लगातार वहां कभी ना कभी चीजें चलती रहती हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, छोटा सा भी चुनाव हो तो यहां पर आते हैं। और ऐसा कोई महीना जाता होगा जिस दिन कोई बड़ी लीडरशिप उत्तराखंड में नहीं रहती। तो ये गंभीरता, और कांग्रेस की आज तक आप देखिए स्थिति, कांग्रेस की तो रैलियां भी किस हालात में हुई है उत्तराखंड के अंदर, वो आपके भी सामने है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ तो मतदाता रुख करेगा ही। दिनेश जी। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस, बीजेपी ने इस प्रदेश का बहुत भला कर दिया हो ये तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि इस प्रदेश के बुनियादी मुद्दों पर जिस तरह प्रहार बीजेपी के राज में हुआ है, वो कुछ ज़्यादा ही हुआ, कांग्रेस से भी ज़्यादा हुआ है, जो यहाँ के मर्म पर जो उन्होंने प्रहार किया। लेकिन ये जो झाम है कि यहाँ पार्टी के लीडर्स को प्रतित्व देना, एक दिखाना, पूरा अपना प्रेजेंटेशन ग्राउंड लेवल पर जा करके, ग्रास रूट लेवल पर जा करके अपने आप को, अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, इस लेवल पे भाजपा ने बहुत, यानी भाजपा के फोकस में वोट है, वोटर है, तो भाजपा उस राजनीति पे काम करती रहती है लगातार, और उस बहाने कुछ जो यहाँ के जो लीडर हैं उनको तवज्जो मिलती रहती है। कांग्रेस ने जो यहाँ कांग्रेसी बेस है उसको ही देखना बंद कर दिया है। उधर सब, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि हीरा सिंह जैसे कद्दावर नेता आज जो है वो कद नहीं पा पाए। जी बिल्कुल, यही एक बड़ी बात थी। और चलिए, क्योंकि दिनेश जी समय भी कम है और सभी लोगों ने आपने अपना समय हमें दिया, हम यही कहेंगे सभी से कि कुछ भी हो और राजनीतिक द्वेष अपनी जगह है, लेकिन इस बात पर मंथन चिंतन होना चाहिए कि उत्तराखंड की भी राष्ट्रीय राजनीति में पहले जैसी भागीदारी रहनी चाहिए जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे। आज उत्तराखंड अलग हुआ है तो उसके बाद से ही आखिर पीछे क्यों, ये एक बड़ा सवाल है, इस पर चिंतन मनन होना चाहिए। आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी अहम भागीदारी रहती थी, आज भी है, कुछ दलों में आज भी बड़ी भागीदारी है, लेकिन उसके बाद भी चिंतन होना चाहिए कि आखिर वो कौन से कारण रहे कि हम लगातार पीछे होते जा रहे हैं। जब संयुक्त थे उत्तर प्रदेश के साथ तब एक अलग धमक थी, और जब आज अलग हैं तो आज बिल्कुल हम पीछे की तरफ हैं। तो आज इस विशेष चर्चा में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।